बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी क्लास 10 के चैप्टर नंबर 5 रिप्रोडक्शन का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एंजियोस्पर्म्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं और फ्लावर के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इनके फ्लावर में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं और इसी से सीड और फ्रूट्स प्रोड्यूस होते हैं। एंजियोस्पर्मिंग प्लांट के दो पार्ट्स होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट और फ्लोरल पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट में रूट्स, स्टेम और लीव्स आते हैं, जबकि फ्लोरल पार्ट में फ्लावर, फ्रूट और सीड्स आते हैं। फ्लोरल पार्ट जो होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और आफ्टर 2 प्रोसेसेस यानी कि पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बनता है। फ्रूट के अंदर सीड होती है और सीड जब डिस्पर्स हो जाती है और जाके खाद में गिरती है या फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं उसको, तो वो एक बेबी प्लांट बनाती है जिसको सीडलिंग कहते हैं। और जब ये मैच्योर हो जाता है तो वो एक पूरा नया प्लांट बन जाता है। फ्लावर के दो एक्सटर्नल व्हील्स ऑफ लीव होते हैं जिनको कैलिक्स और करोला कहते हैं। ठीक है, तो कैलिक्स जो होता है वो सेपल्स होते हैं जो कि ग्रीन कलर का होता है, और करोला जो है वो पेटल्स कहलाते हैं जो कि कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का। ठीक है, इस तरह इनर व्हील ऑफ लीव्स होते हैं जिसको एंड्रोशियम और गाइनोशियम कहते हैं। एंड्रोशियम मेल पार्ट होता है और गाइनोशियम फीमेल पार्ट होता है। एंड्रोशियम स्टेमन से बना हुआ होता है और इसमें स्टेमन, एंथर और फिलामेंट इसके दो पार्ट्स होते हैं स्टेमन के। ठीक है, इसी तरह फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गाइनोशियम होता है जो कि ये पिस्टल से बना होता है, जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी उसके 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, स्टेमन पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है और कार्पल ओव्यूल प्रोड्यूस करता है ओवरी में। स्टेमन का जो ऊपर का पार्ट होता है एंथर, इसमें 2 to 4 पोलन सैक्स होते हैं जिसको आप माइक्रोस्पोरेंजिया भी कह सकते हैं। इन पोलन सैक्स में माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं जो कि माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं बाय मियोटिक सेल डिवीजन, यानी कि जिसमें क्रोमोसोम का नंबर कम हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो अब जो माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होता है वो यूनिसेलुलर होता है, लेकिन ये अपने ही सेल को माइटोसिस से 4 सेल्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, इस तरह यूनिसेलुलर माइक्रोस्पोर एक मल्टी सेलुलर पोलन ग्रेन बन जाता है। ठीक है, और उसका हर सेल हैप्लॉइड होता है। इस तरह से हर पोलन ग्रेन 4 सेल स्ट्रक्चर होता है जो कि एक उसके इर्द गिर्द वॉल होती है जिसके 2 लेयर्स होती हैं। एक जो आउटर होती है उसको एक्साइन कहते हैं और जो इनर होती है उसको इंटाइन कहते हैं। और ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये बिल्कुल पाउडर के शक्ल में होते हैं, येलो कलर का पाउडर होता है, और जब एंथर बस्ट होता है तो ये पोलन ग्रेन्स डिस्पर्स हो जाते हैं। जो फीमेल पार्ट होता है कार्पल, उसकी ओवरी में 1 या मोर देन 1 ओव्यूल होते हैं। हर ओव्यूल में एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल होता है। ये एक मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस से डिवाइड होता है और मियोसिस के प्रोसेस से और 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स प्रोड्यूस करता है। इनके हैप्लॉइड का मतलब जिसमें क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ हो जाते हैं। ठीक है, अब उन 4 मेगास्पोर्स में से सिर्फ एक सरवाइव करता है और एम्ब्रियो सैक बनाता है, जिसको फीमेल गैमीटोफाइट भी कह सकते हैं, और ये एम्ब्रियो सैक आपको ओव्यूल के अंदर मिलता है। हर मैच्योर एम्ब्रियो सैक 7 सेल्स से बना होता है, यानी कि जिसमें एक ओवन या एग कह लें आप, 2 साइनर्जिड्स होते हैं, 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं और एक सेंटर में सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है। हर ओव्यूल की मेन सेलुलर बॉडी होती है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। इसके ऊपर 2 कोट्स होते हैं, आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट। इन इंटेगुमेंट्स में एक पोर होता है जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं, यानी कि एक स्मॉल ओपनिंग होती है एपेक्स पे इंटेगुमेंट्स के, जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं। हर ओव्यूल की एक स्टॉक होती है जिससे वो ओवरी की वॉल से अटैच होता है। इस स्टॉक को फ्यूनिकल कहते हैं।
और फ्यूनिकल और न्यूसिलस को आपस में जोड़ने वाले कुछ टिश्यूज़ होते हैं जिनको चराज़ा कहते हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी कि पॉलिनेशन। तो अब जब हमने रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पढ़ लिए हैं प्लांट्स के, तो अब ये कि किस तरह पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होते हैं टू स्टिग्मा, यानी कि मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में किस तरह पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, तो पॉलिनेशन क्या होती है? पॉलिनेशन को हम डिफ़ाइन करते हैं एज अ प्रोसेस इन विच पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ कार्पल। पॉलिनेशन की दो टाइप्स हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टेमन से स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर पे या फिर ये कि सेम प्लांट के फ्लावर पे चले जाते हैं, इसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि सेम प्लांट पे या सेम फ्लावर पे पॉलन ट्रांसफ़र हो जाते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन्स एक फ्लावर के एंथर से, यानी कि एक प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, लेकिन सेम स्पीशीज़ के। क्रॉस पॉलिनेशन मोर कॉमन है सेल्फ पॉलिनेशन के बनिस्बत। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कुछ एजेंट्स की ज़रूरत होती है जिसके ज़रिए ये ट्रांसफ़र हो, जिसमें विंड है, वाटर है, इंसेक्ट्स हैं और एनिमल्स हैं। प्लांट्स कुछ करैक्टर्स या ख़ासियतें अडॉप्ट कर लेते हैं जो उनकी पॉलिनेशन में हेल्प करती है। तो जो ख़ासियतें विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स अडॉप्ट करते हैं उसमें इनके फ्लावर्स जो होते हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होते, स्मॉल इन साइज़ होते हैं और कोई उनमें स्मेल नहीं होती है। ठीक है, और इनके पॉलन ग्रेन्स बहुत ही हाई क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है उन्हें विंड से डिस्पर्स होना होता है, कुछ ज़ाया भी हो जाते हैं और कुछ जो है वो वहाँ तक पहुँचते हैं, दूसरे फ्लावर तक पहुँचते हैं। पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा लाइट वेट के होते हैं, उनमें कुछ पॉलन ग्रेन्स के थोड़े से विंग्स भी होते हैं या पैराशूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ताकि वो इजीली कैरिड हो जाए। ठीक है, इसके अलावा ये प्लांट्स या उनके जो फ्लावर हैं वो नेक्टर ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करते हैं। इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स के एडॉप्टिव करैक्टर्स क्या होते हैं? ये फ्लावर्स इनके लार्ज साइज़ के होते हैं और इनकी ब्राइटली कलर्ड पेटल्स होती हैं। पॉलन ग्रेन्स इन स्टिकी होते हैं या उनके हुक्स होते हैं और वो स्पेशल ओडोर प्रोड्यूस करते हैं, हाई क्वांटिटी ऑफ नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। अब ये आपकी किताब में जो लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावर पूरा दिया गया है, ये भी कभी कभी ड्रॉ करने को आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में, तो इसकी आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली है कि किस तरह जो है ओवरी में एम्ब्रियो सैक डेवलप होता है। ठीक है, 4 सेल माइक्रोस्पोर बनता है। तो ये पॉलन ग्रेन जो है जब स्टिग्मा पे फॉल होता है, ठीक है, तो इसकी फर्दर ग्रोथ होती है। जो पॉलन ग्रेन होता है ये इस तरह की एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाना शुरू करता है जब ये स्टिग्मा पे फॉल करता है। ठीक है, तो जब ये स्टिग्मा पे फॉल करता है तो ये इस तरह की ट्यूब बनाता है जो कि नीचे एम्ब्रियो सैक तक जा रही होती है। सही है, तो ये जो ट्यूब होती है इसके अंदर 6 सेल्स डेवलप करता है। 6 हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। ठीक है, जिसमें से 2 प्रोथेलियल सेल्स कहलाते हैं और 2 मेल गैमेट्स होते हैं और एक स्टॉक न्यूक्लियस होता है और एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब ये यहाँ तक जब ये ग्रो करके आता है तो हमने पढ़ा था कि अब ये जो ओव्यूल होता है इसके अंदर हमने पढ़ा था कि माइक्रोपाइल होता है, यानी कि उसके जो इंटेगुमेंट्स होते हैं उसमें एक होल होता है, तो उसके ज़रिए स्पर्म के सेल्स अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, तो जो 2 मेल गैमेट्स होते हैं, जो 2 सेल्स होते हैं मेल गैमेट्स के नाम से, वो ओव्यूल में जाके फर्टिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, जो एक स्पर्म न्यूक्लियस होता है वो फ्यूज़ करता है ओवम के साथ। ठीक है, और ये दोनों जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। तो जब वो फ्यूज़ करता है तो ये 2n डिप्लॉइड ज़ाइगोट बनाता है। ठीक है, जबकि जो दूसरा मेल गैमेट था वो जो सेंटर में सेकेंडरी न्यूक्लियस बना था जो कि 2n था। ठीक है, यानी कि फ्यूजन से बना हुआ था 2 न्यूक्लियाई के। सही है, तो ये फिर जब इसके साथ गैमेट फ्यूज़ होता है तो फिर ये 3n ट्रिप्लॉइड सेल बनाता है। ठीक है, यानी कि जो सेंटर में बनेगा
वो जब फ्यूज़ होगा मेल गैमेट सेंटर वाले न्यूक्लियस से तो 3n ट्रिपलेट सेल बनाएगा, और जब वो ओवम से या एग से फ्यूज़ होता है तो 2n डिप्लॉइड सेल बनाता है। ठीक है, अब जो 3n डिप्लॉइड सेल होता है वो एंडोस्पर्म बना देता है लेटर ऑन। ठीक है, इस टाइप की फर्टिलाइजेशन को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और ये एक ख़ासियत है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की। ठीक है, तो अब जब ये जो एंडोस्पर्म होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए एग को या ग्रोइंग एम्ब्रियो को, और यहाँ जो फर्टिलाइजेशन हुई थी मेल गैमेट की और ओवम की, उसने जाइगोट बनाया था। ये जाइगोट फर्दर डेवलप होता है, जाइगोट होता है उसमें फर्दर माइटोटिक डिविजन्स होते हैं, और फिर ये एम्ब्रियो बनाता है एम्ब्रियो सैक के अंदर। ठीक है, ये एम्ब्रियो फिर बाद में बेबी प्लांट बनाता है जब सीड फॉल हो जाती है, खाद में चली जाती है या मिट्टी में चली जाती है, तो जब ये ग्रो होती है सीड मॉइस्चर ऑब्जर्व करके, तो फिर ये बेबी प्लांट बनाता है जो एम्ब्रियो का पार्ट होता है। ठीक है, अब जो सीड के ऊपर जो कवरिंग होती है उसको सीड कोट कहते हैं। अब ये जो ओव्यूल के ऊपर जो इंटेगुमेंट्स थे या कवरिंग थी, वही जो है वो सीड कोट बनाते हैं। ठीक है, और जो ओवरी थी आउटसाइड द ओव्यूल, ओव्यूल के बाहर जो ओवरी रह गई थी वो भी स्वालन हो जाती है, उसमें माइटोटिक सेल डिवीजन होता है और वो फ्रूट बनाती है। अब इस फ्रूट फॉर्मेशन की भी आपके बुक में डायग्राम है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। ठीक है, तो जब फ्रूट फॉर्म हुआ तो हमने कहा कि जो ओवरी होती है आउटसाइड वो माइटोसिस डिवीजन से डिवाइड होकर फ्रूट बना देती है, और इसके अंदर सीड होती है। जो स्टाइल और स्टिग्मा होता है वो डिसअपियर हो जाता है, और स्टेमन्स और पेटल्स भी यूजुअली लॉस्ट हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी जो सेपल्स होते हैं वो रह जाते हैं अटैच। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी फ्रूट्स के ऊपर हरा सा ऊपर पत्ते लगे हुए होते हैं। ठीक है, या सब्ज़ी पे भी देखा होगा कि एक एंड पे उसके पत्ते होते हैं, तो कुछ जो है वो जो चिपके हुए होते हैं फ्रूट के साथ, तो कुछ में सेपल्स रह जाते हैं। ठीक है, अब जो एंडोस्पर्म था वो एक तो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है जो अंदर एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है, दूसरा ये कि वो एनर्जी भी स्टोर की हुई होती है उसके, जाहिर बात है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा तो उसके अंदर एनर्जी होती है। और जब हम इन चीज़ों के जिस तरह होल ग्रेन्स यूज़ करते हैं, राइस वगैरह या वीट, गंदम, चावल के दाना, ठीक है, तो ये सब इसके अंदर एंडोस्पर्म में एनर्जी होती है इसकी, जो हमें मिल जाती है जब हम इसको यूज़ करते हैं, या ये कि जो एनिमल्स जब इनको खाते हैं। ठीक है, जिस तरह ओव्यूल के दो आउटर कोट्स होते थे, यानी कि दो इंटेगुमेंट्स होते थे, इनर आउटर, इसी तरह सीड के भी दो आउटर कवरिंग होती है। ठीक है, जिसमें से एक जो है जो बाहर की होती है वो बहुत थिक होती है और उसको टेस्टा कहते हैं, और जो इनर होती है वो थिन होती है और उसको टेगमेन कहते हैं। अब ये जो एम्ब्रियो था इसमें ये बेबी प्लांट में बन जाता है। ठीक है, तो एम्ब्रियो कहाँ होता है? एम्ब्रियो बिल्कुल एपेक्स पे एक आपको नज़र आएगा, इसके दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, और इसका जो ऊपर का पार्ट होता है वो प्लूम्यूल कहलाता है। ठीक है, और इसका जो नीचे बेस होती है वो रेडिकल कहलाती है। तो जो ये प्लूम्यूल होता है ये आगे जब डेवलप होता है तो ये स्टेम बना देता है। ठीक है, शूट बना देता है, और ये जो रेडिकल है लोअर पार्ट ये फिर रूट में डेवलप हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा सीड्स में दो लीफ लाइफ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको कोटिलेडन्स कहा जाता है। ठीक है, अब डिपेंड करता है, कभी कोटिलेडन्स सिंगल होता है, कभी डाइकॉट होता है। ठीक है, तो उसके लिहाज से सीड को मोनोकॉट या डाइकॉट सीड्स कहा जाता है। कुछ सीड्स में एंडोस्पर्म नहीं होता है तो कोटिलेडन्स ही एनर्जी या फूड स्टोर करने का ज़रिया बनते हैं। ठीक है,
अब ये कि जब आप इसमें सीड में किस तरह से वाटर एब्ज़ॉर्ब हो सकता है, ठीक है। जब उसने ग्रो करना होता है तो वो किस तरह से सॉइल से वाटर एब्ज़ॉर्ब करता है, तो वो एक पोर के ज़रिए करता है जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं, ठीक है। कुछ सीड्स जैसे कि मेज़ का जो ग्रेन होता है उसमें जो ओवरी वॉल्स जब ब्राइट कर जाती हैं तो वो इसके साथ सीड कोट के साथ फ्यूज़ हो जाती हैं, ठीक है, परमानेंटली फ्यूज़ हो जाती हैं, ठीक है। और यानी कि वो इतना सूख कर बिल्कुल सीड कोट के साथ फ्यूज़ हो जाती हैं, तो उसको कहते हैं पेरिका, ठीक है। अब मेज़ ग्रेन के दो पार्ट्स होते हैं जो कि अनइक्वल होते हैं और ये आपस में डिवाइडेड होते हैं थ्रू अ थिन लेयर ऑफ सेल्स जिसको एपिथेलियम कहा जाता है, ठीक है। जो ऊपर का पार्ट होता है वो एंडोस्पर्म होता है और उसमें एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है, न्यूट्रिशन के लिए होता है। लोअर पार्ट जो होता है वो एम्ब्रियो को रिप्रेजेंट करता है जो कि स्मॉल होता है और उसके अंदर कोटिलिडन होता है जिसको उसके टेलम कहते हैं। और इसमें जो प्लूम्यूल और रेडिकल होता है जो कि बेसिकली बाद में बेबी प्लांट बनेगा, तो इसके ऊपर भी एक शीट होती है, कवरिंग शीट होती है। जो प्लूम्यूल को कवर करती है वो कोलेप्टाइल कहलाती है और जो रेडिकल को कवर करती है वो कोलेजिया कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक है जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन क्या होता है? ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी इज़ कॉल्ड सीड जर्मिनेशन। और इसी जर्मिनेशन के प्रोसेस के नतीजे में सीड एक सीडलिंग या फिर बेबी प्लांट में बाद में डेवलप हो जाती है। यानी कि सीड एक तरह की डोरमेंट स्टेट में होती है, यानी कि जैसे सोई हुई होती है, और फिर बाद में वो एक एक्टिव स्टेट में आ जाती है और वो प्लांट बना देती है। सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए कुछ कंडीशंस चाहिए होती हैं, कुछ कंडीशंस उसके लिए ज़रूरी होती हैं, जिनमें सबसे पहले वाटर है। वाटर बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि सीड कोट वाटर से सॉफ्ट हो जाते हैं और जो है वो जो सीड है वो वाटर एब्जॉर्ब करती है और अंदर कोटिलेटन्स और एंडोस्पर्म जो है वो स्वॉलन हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक प्रेशर डालते हैं सीड कोट पे, और सीड कोट चूँकि सॉफ्ट हो चुकी होती है तो वो फट जाती है, बस्ट कर जाती है, ब्रेक कर जाती है और उसमें से एम्ब्रियो बाहर निकल के ग्रो करना शुरू कर देता है। इसके अलावा वाटर तमाम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी होता है और जब एम्ब्रियो बाहर आके ग्रो करना शुरू होता है तो वाटर ही है जो कि एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, सॉल्यूशन फॉर्म करता है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। सेकंड कंडीशन है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या रोल होता है? तो जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उनको एनर्जी चाहिए होती है और एनर्जी किस प्रोसेस से आती है? रेस्पिरेशन से आती है और रेस्पिरेशन को ऑक्सीजन चाहिए होती है। तीसरी कंडीशन है टेम्परेचर। किसी भी किस्म की एंजाइम एक्टिविटीज़ को एक ख़ास टेम्परेचर रेंज की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर सीड्स टेम्परेचर जो इनको रिक्वायर्ड होता है वो 25 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड या अबव 45 डिग्री सेंटीग्रेड सीड्स जर्मिनेट नहीं करती हैं, यानी कि दे डू नॉट ग्रो इनटू प्लांट। जर्मिनेशन की दो टाइप्स होती हैं और ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एपीजियल जर्मिनेशन और हाइपोजियल जर्मिनेशन, ठीक है। एपी का मतलब होता है अबव, जियो का मतलब होता है अर्थ, इसी तरह हाइपो का मतलब होता है बिलो और जियो का मतलब होता है अर्थ, ठीक है। तो एपीजियल जर्मिनेशन किस तरह की जर्मिनेशन होती है? ये वो जर्मिनेशन की टाइप है जब सीड्स जो हैं वो ग्रो करती हुई सॉइल से ऊपर आ जाती हैं, ठीक है। हाइपोकोटाइल की जो ग्रोथ होती है वो एपीकोटाइल से ज़्यादा होती है, इसलिए हाइपोकोटाइल एक आर्च बनाती हुई बाहर आ जाती है, ठीक है, और साथ ही अपने कोटिलिडन्स को बाहर ले आती है और कोटिलिडन्स जो है वो ग्रीन हो जाते हैं और पहले फॉलिएज लीव्स की तरह काम करते हैं। जबकि हाइपोजियल जर्मिनेशन में सीड्स सॉइल में रहती हैं ड्यूरिंग जर्मिनेशन, ठीक है। एपिकोटाइल का जो ग्रोथ रेट होता है वो हाइपोकोटाइल से ज़्यादा होता है और ना ही हाइपोकोटाइल एक आर्च की शक्ल में ग्रो करता है और कोटिलिडॉन्स जो हैं वो नीचे ही रहती हैं, यानी कि सॉइल के अंदर रहती हैं, तो वो ग्रीन नहीं होती हैं, न्यू लीव्स बनते हैं शूट के ऊपर।
और हाइपोकोटाइल नीचे की तरफ ग्रो करके रूट बनाता है।